पूरे डिटेल में जो हमें बताएंगे। उन्होंने मिरिक इंफ्राटेक को बेबी से, एक बच्चे से आज 14 साल का उम्र का एक किड के रूप में उन्होंने खड़ा कर दिया है। अभी सर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू नाउ मिस्टर राजीव जाकिर सर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, विद अ स्टैंडिंग ओवेशन। आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके खड़े होकर सर के लिए जोरदार तालियों का दें। तो रियल एस्टेट के बारे में तो सभी जानते हैं ना, सभी को नॉलेज है रियल एस्टेट के बारे में। आज हम इसमें रियल एस्टेट में कुछ एक्स्ट्रा अलग से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यही है कि आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, पीछे तक कंप्लीटली पिक्चर दिखाई दे रही है, क्लियर है ना। अगर मैं आप सबको यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे आप। रीजन क्या है? आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते? कोई एक रीजन बताइएगा आप मुझे। बंजर जमीन है और डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो पीने को पानी भी नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूं कि यहाँ पे फुल प्रूफ गारंटेड गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ी सिटी टाइप में सिटी बनने वाला है, 30 साल का उसका प्रोजेक्शन, और 30 साल में यहाँ पे दुबई जैसा शहर बन जाएगा और फुल गारंटेड है, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं है ना। बातों पे विश्वास नहीं है, 50-50 है। फिर भी यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँ तो ये जो आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँ तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे? सब करेंगे ना। रीजन क्या है? डेवलपमेंट अच्छा है और दुबई जैसा है, दुबई है, दुबई जैसा क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। लेकिन ये जो दो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपको ये जो दो फोटो आपको दिखाई है, इसमें से डिफरेंस क्या है, कोई बता सकते हैं? डिफरेंस यानी कि एक ये बंजर भूमि है, बिल्कुल जंगल है, और यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप सबने क्या किया? मना किया ना। और दूसरी पिक्चर क्या है? डेवलपमेंट वाली है। इसमें सिमिलरिटी क्या है? तो इसमें समानता ये है कि ये दोनों पिक्चर एक ही जगह की हैं, और सबसे खास बात क्या है? एक ही एंगल से ली गई है। इनमें सबसे बड़ी और खास बात क्या है? ये दोनों पिक्चर एक ही जगह की हैं और एक ही एंगल से ली गई है, और डिफरेंस है तो सिर्फ 30 ईयर का, 30 साल का डिफरेंस है। ये फोटो कहाँ की है? दुबई की शेख जायद रोड की है, और 30 साल का डिफरेंस है, और डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। 30 साल में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो क्या होता? यहाँ पे जब आपको जब पहली पिक्चर दिखाई गई थी, उसमें हमने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, अगर गलती से भी अगर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो क्या होता? आज के दिन क्या होता? मोर देन 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना से ज्यादा। लेकिन एक जो सत्य बात है वो है कि वर्ल्ड के 95% लोग आंखों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरी बात से कौन सहमत है भाई? अगर वो जो 5% है, 95% अगर आंखों से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बच्चे कितने हैं? 5%। 5% लोग किस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं? प्लानिंग में, विजन में, ठीक है ना। आज बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में इन्वेस्टर नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होता है। क्योंकि जब तक वो देखेगा नहीं, तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और जब देखेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो वो क्या है? एंड यूजर है, इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर हमेशा प्लानिंग में ही इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पे वही है, 95% लोग क्या है? आंखों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको वहां पे उस समय दिखा दिया होता तो भी नहीं, 50-50% था। मैंने कहा कि अगर मैं फुल प्रूफ गारंटेड बोलता हूँ उसके बाद में भी, फिर भी क्या विश्वास नहीं होता। जब बनेगा तब देखेंगे। तो यही चीजें हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट की बातचीत करते हैं। ये है पाम जुमेरा। दुबई कौन कौन गए? आप सब दुबई गए हो, तो यहाँ पे भी जाके आए हो। पाम जुमेरा गए हो ना? अब ये जब पाम जुमेरा बन रहा था, उसमें जो दुबई के शेख थे, उन्होंने एक कमेंट्स पास किया था वर्ल्ड में कि मैं समुद्र के बीच में बंगले बनाऊंगा। क्या कहा था? समुद्र के बीच में बंगले बनाऊंगा। तो क्या है, पॉसिबल है समुद्र में बंगले बनाना? पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है ना। समुद्र के बीच में बंगले बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस बंदे ने ये चीज करके दिखाई है। आप जब दुबई गए हो तो पाम जुमेरा गए हो, जाके आए थे ना आप? तो मुझे आप ये बताओ, समुद्र के अंदर कितने किलोमीटर तक बना हुआ है?
कोई बता सकता है कितने किलोमीटर अंदर तक बना हुआ है? सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर तक बना हुआ है। तो 5 किलोमीटर अंदर तक उस बंदे ने 7 स्टार प्रॉपर्टी खड़ी की है। तो मतलब कि इस दुनिया में हम जो कुछ चीज सोचते हैं, देखते हैं, वो चीज 100% फिजिकल में भी हम कर सकते हैं। और इसमें उनका जो दुबई के शेख ने उनका साथ दिया था यूके की हेल्प्रो कंपनी ने। अभी तो यूएसए की जो जैकब्स कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो इसको जैकब्स कंपनी बोलेंगे अभी। तो जैकब्स कंपनी ने उसका साथ दिया, उन्होंने ये चीज करके दिखाई और उन्होंने ये पाम जुमेरा बना करके दिखाया। इसकी जो टोटल कॉस्टिंग थी वो थी $12 बिलियन उस समय 2008 में जब ये कंप्लीट हुआ, तो उसकी जो टोटल कॉस्टिंग थी वो थी $12 बिलियन। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तब एक इंडिया में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और वो जो प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2008 में। कोई बता सकता है कि 2008 में इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? कोई बता सकता है उनका नाम? DMIC। और अच्छे से वो प्रोजेक्ट है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये बना, और इसको जो मैनेजमेंट कर रही है वो कर रही है यूएसए बेस्ड एकॉम कंपनी इस प्रोजेक्ट को। और यहाँ पे इसकी जो मास्टर प्लानिंग है उसने की है जैकब्स कंपनी ने। ये वही जैकब्स कंपनी है जो दुबई में पाम जुमेरा का बनाया था। और जैकब्स कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं, रिसेंट में दुबई कौन कौन जाके आए हैं? अगर आपको बताऊं कि अगर आप दुबई में 7 स्टेट है, आप 7 स्टेट में चारों तरफ घूमोगे तो सिर्फ आपको एक ही बोर्ड दिखाई देगा, 2040 दुबई 2040, और नीचे बड़ा सा नाम दिखाई देगा जैकब्स कंपनी। जैकब्स यानी कि पूरे के पूरे यूएई को जैकब्स कंपनी 2040 में उसकी काया पलट कर रही है। आप चाहे रसल खेमा जाओ, फुजेरा जाओ, शारजहां जाओ, अबू धाबी जाओ, चाहे दुबई जाओ, किसी भी इनके स्टेट में जाओ, पूरे 7 स्टेट का वो काया पलट कर रही है। जैसा कि दुबई का 30 साल में उन्होंने काया पलट की थी। 30 साल पहले क्या था, आपको फोटो दिखाई थी। 30 साल बाद में क्या हुआ? पहले उन्होंने एक स्टेट को डेवलप किया। अब एक स्टेट जब 30 साल में सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो गया तो पूरे दुबई को 30 साल में पूरा के पूरे यूएई को ही वो चेंज कर रही है। और वही कंपनी जो दुबई को चेंज कर रही है, वही कंपनी अपने इंडिया में ये DMIC प्रोजेक्ट की प्लानिंग का मुख्य जो भूमिका निभा रही है वो है जैकब्स कंपनी। ये जो प्रोजेक्ट है DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया में चालू हुआ था। अभी अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि 2008 में अपने सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी? किसकी थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2008 में। इसके बाद में कि इसमें पार्टनर कौन कौन है? जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें पार्टनर भी होंगे। तो इसमें सिर्फ जापान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों इसमें 50-50% के पार्टनर है। और इसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो है $90 बिलियन। तो सर ये इंडियन करेंसी में कितना है, कोई बता सकते हैं पीछे से? इंडियन करेंसी में कितना लिखा हुआ है? कितना है? काउंटिंग करके बताओ देखा तो। 736 करोड़, लगभग 7.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने का है? 7.5 लाख करोड़ का सर ये प्रोजेक्ट है। और इसकी जो कंप्लीट डेट है वो 2026 में ये कंप्लीट हो रहा है। 2008 से स्टार्ट हुआ था। अब ये कहाँ बन रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये 6 स्टेट को चुना। अब इन 6 स्टेट को ही क्यों चुना है DMIC बनाने के लिए, ये कॉरिडोर बनाने के लिए? क्योंकि अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा MSME कंपनी इन 6 स्टेट में ही है। रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इन्हीं में ही है। तो इंडिया की GDP का अधिकतर जो योगदान है वो इन 6 स्टेट ही करते हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन 6 स्टेट को ही डेवलप करने के लिए सोचा। तो अब 6 स्टेट में सबसे पहले आता है यूपी के दादरी से स्टार्ट होता है, फिर आता है हरियाणा के बाद में आता है राजस्थान के बाद में आता है MP के बाद में आता है गुजरात, और गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र। इस तरीके से यहाँ पे लगभग 6 स्टेट है। 6 स्टेट में टोटल बन रहा है, और इनकी जो टोटल लेंथ है वो है सिर्फ 1480 किलोमीटर। तो ये 1480 किलोमीटर में पूरा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ये बन रहा है। अब यहाँ पे यही बात आती है कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है लगभग 7.5 लाख करोड़ का है, क्योंकि इंडिया में देखते हैं या कहीं पे भी देखते हैं किसी न किसी चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ पे आए हैं तो किसी न किसी रीजन की वजह से आए हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि इसको इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है? इसको
डीएमआईसी को इंडिया में बनाया जा रहा है, इसके पीछे के रीजन क्या थे? तो सबसे पहला यही था कि 2008 में सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। उस समय जो इंडिया की जीडीपी थी वो चल रही थी अपनी 4.7% पे। इंडिया की जीडीपी चल रही थी 4.7% पे, उसको 10% पे कैसे लेके आया जाए, इसके लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे हम बातचीत करते हैं कि अब जैसे कि अपने यहाँ पे काफी सीए भी बैठे होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट बैठे होंगे काफी, तो सर डायरेक्ट जीडीपी को इम्पैक्ट करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं जिससे जीडीपी में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, कोई बता सकते हैं पीछे? तो इनको अगर हम सिर्फ दो ही चीजों में अगर इनको हम सम्मिलित करें तो सबसे पहले चीजें आती है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम किन किन चीजों से कर सकते हैं? रोड, रेल, एयर और सी, ये चार ही चीजें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। और इन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से डायरेक्ट जीडीपी में इम्पैक्ट आता है इंडिया में, या इंडिया के मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मेन भूमिका निभाता है जीडीपी के लिए। और दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम सारी चीजें आ गई, गुड्स आ गए और यहाँ पे सर्विसेज आ गए। तो ये दो ही चीजें होती है जो डायरेक्ट जीडीपी को इम्पैक्ट करती हैं। कि हम सबसे पहले बातचीत करते हैं रोड की। गवर्नमेंट ने रोड के लिए क्या किया? तो रोड के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगभग 8 लेन का मेगा ये जो हाईवे है वो बना रहे हैं, यूपी के दादरी से लेकर के मुंबई के जैन पोर्ट तक 8 लेन का मेगा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये एक्चुअल फोटो है। हर 40-40 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, ये 20 बेड का ट्रोमा सेंटर है, हेलीपैड है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलेंगी। और 6 स्टेट पे 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी के फाइटर प्लेन भी इमरजेंसी में उतर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोड के लिए ये डेवलपमेंट किया है। इसके बाद में आता है रेल। रेलवे के बारे में हम बात करें तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ये रेलवे नेटवर्क है या नहीं है? इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। और इंडिया में इंडियन आर्मी के बाद में सेकंड ऐसा ये डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। ये भी सही है ना? रेलवे देता है और ये हमेशा प्रॉफिट में रहता है। ये भी सही है? सही है गलत है? सही है गलत है? इंडियन रेलवे हमेशा से ही प्रॉफिट में रहता है। सही है गलत है? गलत है सर। ये इंडियन रेलवे कभी भी प्रॉफिट में नहीं आया। एक बार आया था। कब आया था बता सकते हैं? जब लालू जी के टाइम पे, है ना? लालू जी के टाइम पे सिर्फ एक बार प्रॉफिट में आया था। बाकी इंडियन रेलवे कभी भी प्रॉफिट में नहीं आया। तो इसको प्रॉफिट में कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक बार इंडियन का जो रेलवे डेलीगेशन है वो गया था फॉरेन में, और उन्होंने वहां पे फॉरेन में ये देखा कि इंडियन रेलवे और फॉरेन का रेलवे कैसे कामकाज करते हैं। तो इंडियन रेलवे की हम बात करते हैं तो ये सोशल नेटवर्क ज्यादा है, सोशली ज्यादा है ना। आज भी अगर कोई पैसेंजर ट्रेन जाती है तो बेचारी मालगाड़ी को साइड में खड़ा होना पड़ता है। सही है गलत है? सही है ना? तो जो माल 2 दिन में पहुंचना होता है वो 10 दिन में पहुंचता है। तो इससे क्या होता है, वो जो माल 10 दिन में पहुंचता है तो वो डायरेक्ट जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। सही है ना? ये जो दो दिन में रोटेशन घूमने वाला था वो अब कितने दिन में घूम रहा है? 10 दिन में घूम रहा है। तो ये क्या करता है? डायरेक्ट जीडीपी को इम्पैक्ट करता है। तो इंडियन रेलवे ने ये देखा कि फॉरेन में जो लोग हैं या जो कंपनियां, जो रेलवे है वो कॉमर्शियल यूज ज्यादा करते हैं। और कॉमर्शियल के लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग से ही ट्रैक बनाया हुआ है। अलग से ही ट्रैक बनाया हुआ है। तो इंडिया में भी उन्होंने क्या किया, आकर के एक अलग से ही ट्रैक बना दिया और उसका नाम है TFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब इस ट्रेन के बारे में मैं बात करूं तो अभी जो करंट में जो ट्रेक चल रहा है उसमें सिर्फ 750 मीटर का ट्रेन चल सकता है। 750 मीटर का ट्रेन, जो मालगाड़ी की बात है, वो चल सकती है। और एक बोगी में 32 टन माल आता है। सही है ना? अभी ये जो ट्रेक बन रहा है, इस ट्रेक पे 1500 मीटर का तो ट्रेन चलेगा और एक बोगी की कैपेसिटी होगी 72 टन। तो लेंथ कितनी हो गई? डबल हो गई। और कैपेसिटी कितनी हो गई? वो भी डबल हो गई। तो कितना होगा अभी यहाँ पे? 4 टाइम्स हो गए। ठीक है ना? और इसकी खास बात क्या है कि इसमें कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। इसमें सिर्फ ओनली फॉर ये जो ट्रैक बनाया गया है ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए ही बनाया गया है, गुड्स की ट्रेन के लिए ही बनाया गया है। और ये जो आप फोटो देख रहे हो ये एक्चुअल फोटो है। के लिए अलग से DFC बना दिया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी दिल्ली से लेकर के मुंबई तक। और ये एक्चुअल फोटो है जो आप देख रहे हो। ट्रक भी इसी के अंदर ही जा रहे हैं और ये डबल डेकर ही बोल सकते हैं, ये भी ये है। फिर बात आती है एयरपोर्ट कि एयरपोर्ट किसको दें। हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं DMIC की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसमें 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट की बात कर रहे हैं। इसमें रेल और रोड
दोनों चीजें हैं, 6 स्टेट को कंप्लीटली मिल रही हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने ये समस्या आती है कि हम यहाँ पे एयरपोर्ट किसको दिया जाए, एयरपोर्ट किसको दिया जाए। तो उन्हें कुछ पैरामीटर निकाले थे और उनमें पैरामीटर में ये डिसाइड किया था कि जिस स्टेट का, ये जो 6 स्टेट है इनके बारे में है कि जिस स्टेट का जीडीपी सबसे ज्यादा होगा या इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको, तो हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी में 8.1% जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी रखता है। पूरे अगर इंडिया के पास में 100 रुपए हैं तो 8 रुपए 10 पैसे इस स्टेट के पास में है। उसके बाद में है कि टोटल इंडिया का जो कार्गो हैंडलिंग है वो 40% ये स्टेट अपने पास रखता है। अगर 100 कंटेनर अगर फॉरेन में जाते हैं तो 40 कंटेनर ये अकेला स्टेट भेजता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट, अगर इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो ये स्टेट 20% की हिस्सेदारी रखता है, 20% ये एक्सपोर्ट करता है। और अगर इंडिया का जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें लगभग 21% की हिस्सेदारी इस स्टेट के पास में है। तो सर कोई बता सकते हैं कि वो स्टेट कौन सा है, हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? गुजरात की, ठीक है ना। तो वो स्टेट कौन सा आता है? गुजरात। तो यहाँ पे जो कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो किसको मिला? गुजरात को मिला। अब बात आती है सी पोर्ट की। हम अगर सी पोर्ट की बात करते हैं तो हम 6 स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। सिर्फ ये 2 ही स्टेट हैं इन 6 स्टेट में जिनको कोस्टल एरिया लगता है, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जगह नहीं है फिलहाल आज के दिन सी पोर्ट बनाने के लिए, तो ये सी पोर्ट किसको मिला? गुजरात को। अब यहाँ पे हमने जो डीएमआईसी के बारे में बातचीत की है कि डीएमआईसी जो है वो लगभग 7.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। 2008 में स्टार्ट हुआ था, 2026 में कंप्लीट होगा। जीडीपी कैसे बढ़ेगी? तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने सारी चीजें देखी, हमने 6 स्टेट में देखा है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन में जो चीजें आती हैं वो सारी की सारी कनेक्टिविटी कौन से स्टेट में आके मिलती है? ऐसा कौन सा स्टेट में है जिसमें चारों कनेक्टिविटी है? गुजरात। अब गुजरात भी बहुत बड़ा है, लेकिन अब गुजरात में भी कहाँ है, ठीक है ना? वो है धोलेरा SIR। तो धोलेरा के बारे में कौन कौन जानते हैं? और धोलेरा जाके कौन कौन आए हैं? जाके भी बराबर सब आए हैं, चलो बढ़िया है। तो धोलेरा में हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं वो इसमें दिखाया गया है कि अहमदाबाद से 100 किलोमीटर है, वडोदरा से लगभग 130 किलोमीटर है, जो भावनगर से 65 किलोमीटर, राजकोट से 170 किलोमीटर। यहाँ पे हम इस तरीके से ये धोलेरा में पहुंच सकते हैं। हम अगर धोलेरा की बात करें तो इंडिया में जो एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है वो तो सभी को पता है ना कि इंडिया में एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जो सिंगापुर से भी 1.5 गुना बड़ा है। सबने सुना है लेकिन देखा नहीं है। और आज हम जो जिस चीज के लिए चर्चा कर रहे हैं वो उसी शहर के बारे में चर्चा करेंगे कि जो सिंगापुर से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा जो शहर बन रहा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये उसी शहर की है। उसका टोटल जो है 920 स्क्वायर किलोमीटर में वो टोटल शहर बन रहा है और इसमें लगभग 22 गांव हैं। 22 गांव में SIR एक्ट लागू कर दिया है और जो 11 गांव है वो फ्री जोन है। अगर इस सिटी की बात करूं तो 26 जनवरी 2015 को इसको तालुका घोषित कर दिया था, तहसील बना दिया था गवर्नमेंट ने। पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करता था और 26 जनवरी 2015 को इसको तहसील बना दिया और इस तहसील के अंडर में 33 गांव गवर्नमेंट ने दिए और 33 गांव में से 22 गांव में गवर्नमेंट ने SIR एक्ट लागू कर दिया है और 11 गांव में फ्री जोन किया है। तो ये टोटल उसका मैप है। अब यहाँ पे जो सिटी डेवलप हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, इस चीज को आप खास तौर से देखना। एक चीज है, मैंने आपको फर्स्ट में एक फोटो दिखाई थी, कौन सी कंट्री की फोटो थी वो? दुबई की। दुबई का 30 साल का प्रोविजन था। दुबई को बनाने वाली कौन सी कंपनी थी, प्लानिंग करने वाली कौन सी कंपनी थी? जैकॉब्स कंपनी। वही जैकॉब्स कंपनी इस धोलेरा को भी बना रही है। दुबई भी डी से स्टार्ट है और धोलेरा भी डी से स्टार्ट है। ऐसा क्या है? दुबई का भी 30 साल का प्रोजेक्शन था और धोलेरा का भी 30 साल का ही प्रोजेक्शन है।
30-30 साल का है, फेज वाइज है, एक एक फेज जो है वो 10-10 साल का है। जिस कंपनी ने दुबई को बनाया है वही कंपनी अपने धोलेरा को भी बना रही है, मेन चीज यही है। और सेम प्लानिंग किया है, 30 साल का उसका था, 30 साल का ये है। जो दुबई 30 साल पहले था वही कंडीशन में धोलेरा आ जाए। अब धोलेरा किस तरीके से बनेगा, टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें से लगभग 570 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल डेवलपमेंट होगा और ये फेज वाइज होगा, 3 फेज में ये बन रहा है। ये जो राउंड में आप देख रहे हो ये है 22.54 स्क्वायर किलोमीटर। ये ऐसा है कि जैसे कोई बिल्डर जब डेवलपमेंट करता है, बिल्डिंग बनाता है तो एक सैंपल हाउस बनाता है ना, सैंपल हाउस बनाता है ना, तो गवर्नमेंट ने भी वैसे ये सैंपल हाउस बनाया है जो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर में है कि ये हम जो टोटल जो सिटी डेवलप कर रहे हैं वो इस तरीके की कर रहे हैं, वो आप जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पे बातचीत करते हैं कि धोलेरा तो हमने नाम सुना है, ये तो धोलेरा तो गांव का नाम है, लेकिन SIR ये क्या चीज है सर? ये तो हमने लगभग फर्स्ट टाइम सुना ना, धोलेरा सर, SIR। सेज तो सुना होगा, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना ना, उसको अपग्रेड करके गवर्नमेंट ने SIR बनाया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। और अगर मैं बात करूं SIR की तो वर्ल्ड में सबसे पहला SIR एक्ट लाने वाला कंट्री है चाइना, और सबसे पहला SIR बना था वो बना था संघाई, वो बना था संघाई। अगर हम चाइना का नाम लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा नाम आता है चाइना में? संघाई का आता है ना। तो सर और इंडिया में सबसे पहला SIR एक्ट लागू करने वाला स्टेट है गुजरात, और सबसे पहला जो सिटी डेवलप हो रहा है वो हो रहा है धोलेरा। तो सर वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो सबसे पहला कौन सा नाम आएगा? धोलेरा। तो वही चीजें हैं। अब बात आती है कि SIR है, लेकिन SIR किस तरीके से काम करता है, क्या करता है? टाटा नैनो का तो नाम सबने सुना है, सुना ना? उसका प्लांट कहाँ था सबसे पहले? सबसे पहले उसका प्लांट कहाँ था? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहा था? सिंगूर में था ना। वहां पे सिंगूर में टाटा के प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, नैनो का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, और उसको रातों रात बंद करके वहां से भागना पड़ा या बाहर निकलना पड़ा, ये सब जानते हैं ना। और प्लांट कहाँ पे आया? गुजरात में है। तो सर ऐसी नौबत, ऐसी कंडीशन किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ में नहीं है, तो ऐसी कंपनियों को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रदान करने का कामकाज कौन करता है? SIR एक्ट करता है। SIR एक्ट वही कामकाज करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रदान करने का कामकाज करता है। ये ऐसी कंडीशन किसी दूसरी कंपनी के साथ में नहीं है। तो ये मैंने आपको आम भाषा में समझा दिया कि SIR एक्ट क्या चीज है। अब कई व्यक्ति बोलते हैं कि SIR एक्ट आया है, SIR एक्ट आने के बाद में क्या इम्पैक्ट हुआ है? मोदी जी 2014 में PM बने थे ना, और सब लोग सोच रहे थे वो तो क्या है, विदेश भ्रमण पे निकल गए, और विदेश भ्रमण पे तो निकले, वहां से बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं वो इन्वेस्टमेंट भी कहाँ पे लेके आ गए? अपने गुजरात में लेके आ गए। यही तो बोलना था ना सभी का। लेकिन गुजरात में ही क्यों आया? लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है गुजरात में ये एक्ट बनने के बाद में। क्योंकि सर जिस तरीके से हमें हमारे पैसों की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों को भी उनके पैसों की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। तो उनके पैसों की सेफ्टी सिक्योरिटी प्रदान करने का कामकाज कौन करता है? SIR एक्ट करता है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सबने अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पे डाला है? गुजरात में डाला है। और गुजरात में भी कहाँ? धोलेरा में डाला है, जहाँ पे SIR एक्ट है। अब यहाँ पे हम सारी चीजें बात कर रहे हैं कि हमने बातचीत कर लिया है, DMIC का बातचीत किया है, हमने धोलेरा का बातचीत किया है। अब हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्या रीजन है, क्या रीजन है जिनकी वजह से हम आज ये चर्चा कर रहे हैं? अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें कुछ यहाँ से बेनिफिट भी लेना चाहिए। तो हम बातचीत करते हैं कि अगर हमें वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, तो हमें कितना % या कितना गुना रिटर्न मिल सकता है, या कितना हम वहाँ पे ग्रोथ कितनी मान के चलते हैं। हम एक चीज है 10 साल का हम टाइम ड्यूरेशन मानते हैं, 10 ईयर का। 10 ईयर में कितना ग्रोथ मिल सकता है उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि आज हम जहाँ पे बैठे हैं, अगर यहाँ पे मुझे 100 गज का, यहाँ पे स्क्वायर फीट में चलता है, गज में चलता है? स्क्वायर फीट में चलता है ना।
अगर मुझे यहाँ पे 900 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेना है, यहाँ पे बैठे हैं उसके 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में, तो सर कितना रुपया देना पड़ेगा मुझे? 45 लाख, यानी लगभग हम बातचीत करते हैं अगर गज में, अगर स्क्वायर यार्ड में करते हैं तो मतलब 45,000 पर स्क्वायर यार्ड का भाव हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो है कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टर को क्या चाहिए? रिटर्न। सबको रिटर्न चाहिए क्या? तो सर इन्वेस्टर को सबसे पहले चाहिए अपने जो खून पसीने की कमाई है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। इन्वेस्टर कोई भी हो, इन्वेस्टर को सबसे पहली चीज चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी। रिटर्न आता है सेकेंडरी मैटर, उसके लिए रिटर्न मेरे लिए सेकेंडरी है, लेकिन पहले तो जो खून पसीने की कमाई है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, दूसरा रिटर्न। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए 45 लाख रुपए डाले। अब रिटर्न है, रिटर्न मुझे अगर मैं 10 साल का अगर टाइम ड्यूरेशन लेता हूँ तो कितना रिटर्न मिल सकता है, कितना गुना हो जाएगा? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, 10 टाइम्स हो जाएगा। 45 लाख का मतलब 4.5 करोड़ हो जाएगा। इसके पीछे के रीजन क्या है? डेवलपमेंट है। और अब सपोज दैट कि मेरे पास में तो 10 लाख रुपए हैं, तो मेरे पास में सिर्फ 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दूर जाना पड़ेगा ना। अब यही चीज है, इन्वेस्टर को चाहिए रिटर्न। और अगर मुझे यहाँ पे एंड यूजर मतलब मुझे मेरा रहने के लिए मकान बनाना है या फिर यहाँ पे मुझे मेरा बिजनेस सेटअप करना है, तो मुझे जो लैंड चाहिए तो उसके लिए मैं वो क्या हो गया? एंड यूजर। तो जो एंड यूजर होते हैं उनको रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो क्या होता है कि मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे मेरा बिजनेस सेटअप करना है। तो कभी कभी बहुत सारे लोग क्या है, एंड यूजर को और इन्वेस्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं इन्वेस्टर हूँ या एंड यूजर हूँ। सभी अपने आप को क्या समझने लगता है कि मैं तो इन्वेस्टर हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए या फिर रहने के लिए अगर मुझे कोई मैं प्रॉपर्टी परचेजिंग करता हूँ तो मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं हूँ एंड यूजर। और एंड यूजर को क्या चाहिए? सारी फैसिलिटी चाहिए, रोड, रास्ते, ड्रेनेज, ठीक है ना, लाइट, पानी, सब ट्रांसपोर्टेशन की सारे साधन वो चाहिए एंड यूजर को। इन्वेस्टर हमेशा क्या करता है? प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट फोटो दिखाई थी तो उसमें किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा तक नहीं था, फुल प्रूफ गारंटेड प्लानिंग देने के बाद में भी। तो हम क्या है? हम इन्वेस्टर नहीं है, हम क्या है? एंड यूजर। क्योंकि एंड यूजर को सारी चीजें जब तक दिखेगी ना उसके बाद में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब दिखना स्टार्ट होगी तब क्या हो जाएगा? हमारी कैपेसिटी से सिर्फ बाहर निकल जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बातचीत करते हैं तो सर 10 साल में 10 गुना की गारंटी है सर। अब कई व्यक्ति सोच रहे होंगे सर आपकी गारंटी की क्या गारंटी है? तो यही चीजें हैं कि मैं आपको अभी जो चीजें बताने जा रहा हूँ उनको अगर थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सर जो धोलेरा में है वो एशिया का लार्जेस्ट कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है। जब हम पहले बोलते थे कि आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे आ चुका है। लगभग 2026 में इसको रनिंग आ जाएगा। अब ये सर एशिया का लार्जेस्ट कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, एशिया का। एशिया में कितनी कंट्री हैं सर? एशिया में लगभग 48 कंट्रीज हैं, 48 देश हैं। 48 देश का सबसे बड़ा कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने इंडिया में आया है, गुजरात में आया है, धोलेरा में आया है। अगर ये इंडिया में अगर ये आया है तो आज के दिन की अगर हम बातचीत करें तो आज इंडिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? इंडिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? दिल्ली और मुंबई। अगर दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली में अगर हमें 900 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट लेना है तो सर वहां पे हमें 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे? दिल्ली में 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर हमें वहां पे 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेना है तो। और मुंबई की बात करें वहां पे सर 14 से 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिएगा। अब ये जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली और मुंबई दोनों से बड़ा आ रहा है कार्गो में, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका 2026 में इसका फेज 1 पूरा हो रहा है। और किसी भी एयरपोर्ट को फुल फ्लैश रनिंग में आने में कितना साल लगेगा? 10 साल मान के चलते हैं। एयरपोर्ट को फुल फ्लैश रनिंग में आने में 10 साल मान के चलते हैं। अगर 10 साल इसको फुल फ्लैश रनिंग में हो गया तो सर इसका रेट कितना मान के चलेंगे? दिल्ली जितना आएगा
इतना तो आएगा, चलो इतना नहीं मानते, उसका आधा मानते हैं, उसका आधा मानते हैं, मतलब पहले 6 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड था, अभी 3 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड मानते हैं, इतना तो आएगा, इतना भी नहीं मानेंगे, उसका आधा मानते हैं 1.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड। अगर उसका भी आधा मानते हैं 75,000 रुपए स्क्वायर यार्ड, तो ये तो बहुत बहुत दूर की बात है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास में जो भाव है ना सर, उसका 10%, क्या 10% भी अगर यहाँ का रेट आ गया तो सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सर 10 टाइम्स हो चुका होगा, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है 10 टाइम्स हो चुका होगा। यानी कि एक अकेले इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इतनी ताकत है कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट को 10 टाइम्स कर सकता है, एक अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो सर मैंने आपको सिर्फ एक एडवांटेज बताया है। दूसरा एडवांटेज है कि यहाँ पे एमआरओ इंडस्ट्री आ गई है, एमआरओ इंडस्ट्री आ गई है। एविएशन इंडस्ट्री में राज करने वाली कंपनी कौन कौन सी है? एविएशन इंडस्ट्री में राज करने वाली कंपनी कौन कौन सी है? एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग वाली एयरबस और बोइंग, ये दो ही कंपनियां हैं सर। दोनों कंपनियों का एमआरओ जो है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, रिसर्च और ऑपरेशनल तीनों चीजें यहाँ पे आएंगी, एयरबस और बोइंग का दोनों का। और जब यहाँ पे आएंगी तो ये सब टोटल सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके बाद में आता है कार्गो। कार्गो यहाँ पे भी जो सी पोर्ट है, सी पोर्ट भी यहाँ पे आ चुका है। आपने ये देखा होगा कि प्राचीन काल से, पुराने टाइम से भी जिस शहर में बंदरगाह है उस शहर का जो पर कैपिटा इनकम हमेशा ज्यादा रहा या नहीं रहा? रहा ना। यानी कि जिस भी शहर में बंदरगाह हुआ करता है उसमें व्यापार के ज्यादा संसाधन है, इसकी वजह से वहां का जो पर कैपिटा इनकम काउंट करते हैं वो सबसे ज्यादा रही है। तो यहाँ पे भी अगर बंदरगाह आएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनकम के सोर्स ज्यादा बढ़ेंगे। फिर आता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट यहाँ पे बन रहा है। अभी इसकी जो अगर मैं कैपेसिटी की बातचीत करूं तो यह है 4400 मेगावाट, 4400 मेगावाट। तो ये कितना होता है 4400 मेगावाट कितना होता है अमूमन अगर हम बातचीत करें तो? यानी कि अगर हम भुवनेश्वर में बैठे हैं, भुवनेश्वर इसको सिटी को कितनी बिजली की जरूरत होती है? 150 मेगावाट ना। ये है 4400 मेगावाट। अब 4400 मेगावाट कितनी होती है मैं आपको बताऊं। अमूमन तौर पे पूरे बिहार स्टेट को जितनी बिजली चाहिए, पूरे बिहार स्टेट को जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली होती है 4400 मेगावाट। तो सर इतनी बिजली तो सिर्फ एक सिटी के लिए गवर्नमेंट बना रही है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आने वाली है जिनको यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए इतनी बिजली चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। 4400 मेगावाट का यहाँ पे पावर प्लांट यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद में यहाँ पे 8 सेक्टर आए हैं, 8 सेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि हम बातचीत करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर को हम किस इंडस्ट्री से जानते हैं? स्टील ना। आजादी से पहले वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल हुआ करता था। वहां पे सिर्फ एक प्लांट आया था, स्टील का प्लांट आया था। और आज उसी स्टील के प्लांट की वजह से पूरा शहर बन गया है, पूरा शहर बस गया है। ठीक है ना। यानी कि एक इंडस्ट्री पूरे शहर को बना सकती है। हम अगर पुणे और बेंगलोर की बात करें तो उनको किस इंडस्ट्री से जानते हैं हम? ऑटोमोबाइल और आईटी से। और अगर हम सूरत की बात करें तो टेक्सटाइल। यानी कि अगर हम किसी भी शहर में अगर एक सेक्टर आ गया है तो एक सेक्टर आते क्या हो गया, पूरा शहर बस जाता है। तो सर धोलेरा में तो अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस है, फार्मास्यूटिकल है, सोलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, आईटी, हेवी इंजीनियरिंग, एग्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 8 सेक्टर आ रहे हैं। तो कितना बड़ा ये सिटी डेवलपमेंट होगा आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 8 सेक्टर आ रहे हैं इस धोलेरा में। इसके बाद में है टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट। इसका तो नाम सबने सुना है ना, टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट। कहाँ आया है ये? गुजरात में। गुजरात में है ना ये? गुजरात में भी कहाँ? धोलेरा में आया है। ठीक है ना। अभी ये इंडिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट आया है और इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 91,000 करोड़ रुपीज है। इनका टाटा का इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट वो करेंगी और वो 3 फेज में करेंगी। फेज 1 है वो इनका 2027 में कंप्लीट होगा, उसमें लगभग 7,000 इनके एम्प्लॉय आ जाएंगे। फेज 2 है उसमें लगभग इनके 3,000 एम्प्लॉय आएंगे और फेज 3 में इनके लगभग 4,000 एम्प्लॉय धोलेरा में आएंगे। और ये सारी चीजें हैं कि लगभग 1.25 लाख व्यक्तियों को यहाँ पे रोजगार टोटल मिलेगा इनको। ये है अपना टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट, वहां पे बन रहा है, आप जाकर के देख सकते हो अपनी आंखों से।
इसके बाद में है वेदांता सेमीकंडक्टर का। धोलेरा में इनको लैंड एलोकेट हो चुकी है। अब बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि सर वो तो नहीं आएगा, अनिल अग्रवाल जी हैं वो नहीं करेंगे। कौन कौन मानते हैं? वेदांता का साथ यहाँ पे भी प्लांट है ना? किस चीज का? एल्यूमिनियम का है ना? तो अपने अनिल अग्रवाल जी हैं, सबसे पहले लैंड इन्हीं को ही एलोकेट हुई है धोलेरा में सेमीकंडक्टर के लिए। 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इनका पहले फॉक्सकॉन के साथ में टाई अप था, लेकिन फॉक्सकॉन से टाई अप खत्म होने के बाद में इन्होंने एक जो कोरियन कंपनी है इसको टेक ओवर कर लिया। जो टेक्नोलॉजी प्रदान करती है उसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। अब वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह का कामकाज है या जो कुछ भी है, साल भर का इनका कामकाज चालू रहेगा। उसके बाद में ये प्लांट कहाँ पे लगाएंगे? धोलेरा में इनका प्लांट आ जाएगा। तो दो सेमीकंडक्टर कंपनियों का यहाँ पे प्लांट है। इसके बाद जो ग्रू कंपनी है जो चिड़ीपाल ग्रुप की है, 3800 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। इसके बाद में हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट जो टाटा एडवांस सिस्टम है, जो एरोप्लेन बनाएगी। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए। ये जो आप प्लेन देख रहे हो C295, ये इंडियन आर्मी के काम में आता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट धोलेरा में सेटअप होने जा रहा है। आज के दिन ये असेंबल हो रहे हैं इंडिया में, बड़ौदा में। और टोटल ये जो 42 प्लेन ये असेंबल होंगे बड़ौदा में, क्योंकि आज के दिन धोलेरा में वो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे। इसके लिए असेंबल प्लांट बड़ौदा में चल रहा है। 42 ये प्लेन है वो असेंबल होंगे। उसके बाद में यहाँ पे धोलेरा में इस प्रोजेक्ट ये जो प्लेन है ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये एयरबस के साथ में टाटा एडवांस सिस्टम किया यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा पावर। टाटा पावर टोटल 1000 मेगावाट का वहाँ पे उनको टेंडर मिला है। उसमें से 300 मेगावाट का उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है धोलेरा में। उसके बाद में रिन्यू पावर है, इनका 100 एकड़ में ये इसका जो प्लांट है ये स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन 6000 एम्प्लॉय यहाँ पे कामकाज कर रहे हैं 3 शिफ्ट में। इसके बाद में है ये एजीयू कंपनी जो 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स बनाती है, इनको यहाँ पे लैंड एलोकेट हो चुकी है। ये जो जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हो, इन कंपनियों ने किसने वहाँ पे काम स्टार्ट कर लिया है। बहुत सी कंपनियों को यहाँ पे लैंड एलोकेट हो चुकी है। इनमें ये जो सारी कंपनियां हैं। इसके बाद में हम बातचीत करते हैं वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, वहाँ पे क्या क्या किस तरीके से बन रहा है या बनेगा। तो वहाँ पे ABCD बिल्डिंग बन चुकी है। जैसे कि एक इंडस्ट्री को जो लगाने के लिए 36 डिपार्टमेंट में से NOC लेनी पड़ती है, आपको वहाँ पे इतनी जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे एक बिल्डिंग में जाओ और वहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम है। वहाँ पे एक ही बिल्डिंग से आपको सारी NOC आपको क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी। GTC बिल्डिंग, हर कंट्री में एक आइकॉनिक बिल्डिंग होती है, यहाँ पे भी एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। इसमें 3 कनेक्टिविटी है, एयर, रोड और रेल। ऊपर हेलीपैड है, अंदर से मेट्रो ट्रेन जाएगी और अंदर से 10 लेन का मेगा हाईवे भी इस बिल्डिंग के अंदर से ही जाएगा। ये वहाँ पे 2028 से इसका लगभग स्टार्ट काम हो जाएगा। और इस बिल्डिंग में पूरे जो DMIC का, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, टोटल लेखा जोखा इसी बिल्डिंग में यहाँ पे रखा जाएगा या यहाँ पे उनके ऑफिसेज होंगे। इसके बाद में हम बातचीत करते हैं, वहाँ पे लगभग 3 लेन का मेगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। सर 250 मीटर चौड़ा रोड ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, 250 मीटर चौड़ा रोड कहीं नहीं है। यहाँ पे बन रहा है, आप जाकर के देख सकते हो। इसके बाद में हम बातचीत करते हैं मेट्रो का। वहाँ पे डिमार्केशन हो चुका है। और अब ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया में आज तक जितने भी सिटी डेवलप हुए हैं, जिस सिटी की 10 लाख से प्लस पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे फिर हाईवे आते हैं ना। उसके बाद में मेट्रो भी आती है या ट्रेन आती है, रेलवे आता है, उसके बाद में एयरपोर्ट आता है। समझ रहे हो ना आप ये सारी चीजें? यानी कि पहले सिटी बसता है, सिटी में जब टोटल पॉपुलेशन आती है उसके बाद में गवर्नमेंट वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन इंडिया में अपवाद तो होना कंपलसरी है। अपवाद होता ना, इंडिया में एक ऐसा शहर बन रहा है जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 भी नहीं है। कितने? 50,000 भी नहीं है, लेकिन वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है, एक्सप्रेस हाईवे आ चुका है, मेट्रो की कनेक्टिविटी आ चुकी है।
और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ चुकी है। आपने कहीं देखा है क्या कि जहाँ पे आदमी रहते ही नहीं है लेकिन वहाँ पे सारी की सारी पहले फैसिलिटी गवर्नमेंट ने कर दी है, तो वो अपवाद है सर धोलेरा। अब आप इस चीज से आप अंदाजा लगाओ कि वहाँ पे धोलेरा में कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ये एक्टिवेशन एरिया है, गवर्नमेंट ने वहाँ पे बना दिया है। इसके बाद में वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, ब्लैक बक सेंचुरी, गोल्फ कोर्स, स्टेडियम वगैरह से ये सारी की सारी चीजें वहाँ पे आ रही हैं। गवर्नमेंट ने टेंडर भी दे दिया है बहुत सारे कामकाज के लिए। इसके बाद में ये जो बेंचमार्क है, ये जो कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा हैं। वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही सिटी ऐसी हैं जिनको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड दिया गया है। सर पहला सिटी है जिनको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड मिला हुआ है, वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जिनको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड मिला है। और दूसरी सिटी है धोलेरा SIR। अब आप तो बोलोगे कि सर धोलेरा SIR तो बना ही नहीं है, उसको कैसे मिला है? सही है ना, तो उसको उसकी प्लानिंग के आधार पे मिला है। और प्लानिंग भी किस तरीके की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है, जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 शहर हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 शहर हैं, उनमें जो बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी है वो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करवा रही है। सबसे पहले बातचीत करते हैं ब्रुसेल्स, होंगडोन, न्यूयॉर्क, यानी कि जहाँ पे सॉलिड वेस्ट की जो सबसे बेस्ट, जो हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे सॉलिड वेस्ट की जो ये है, ये यहाँ पे ब्रुसेल्स, होंगडोन, न्यूयॉर्क में फैसिलिटी है। उसके बाद में बात करते हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर की। सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग में जो बेस्ट फैसिलिटी है वो है। अब हम जैसे कि सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर में हम कहीं पे जाते हैं होटल में, तो सिर्फ वहाँ पे हमें पानी की बोतल नहीं मिलती है, ठीक है ना। सिंगापुर गवर्नमेंट ये कोट करती है कि आप हमारे नल का पानी पी सकते हो, हम आपको इतना शुद्ध पानी देते हैं कि आप हमारे नल का पानी भी पी सकते हो। तो इतना शुद्ध पानी आता है उनके वहाँ पे नल में भी, तो इसलिए वो पानी की बोतलें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो वैसी ही फैसिलिटी आपको यहाँ पे धोलेरा में आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए ब्रुसेल्स, होंगडोन, न्यूयॉर्क जैसे जो शहर में जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी। इसके बाद में अर्बन प्लानिंग जो है लंदन, शिकागो की जैसी है वैसे यहाँ पे बन रही है। उसके बाद में जो पावर और ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो सिंगापुर, लंदन, कनाडा जैसी यहाँ पे आपको मिलेगी। फिर रोड की जो डिजाइन है वो लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसी आपको वहाँ पे मिलेगी। ये हमारे डाटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा है। और ये ऐसी चीजें सब सोचते होंगे हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप ये सारी सारी चीजें जाकर के देख सकते हो सर। 22.54 स्क्वायर किलोमीटर में गवर्नमेंट ने सारी की सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप जाकर के देख सकते हो इन चीजों को कि हम पूरा जो धोलेरा है वो किस तरीके से बनाएंगे। टोटल इन्हीं फैसिलिटी से लेस पूरा सिटी होगा। और हम अगर आगे बातचीत करते हैं, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके जो अंदर जो टनल है, ये टनल इतनी बड़ी बड़ी है कि हम 2 स्कॉर्पियो कार इस टनल से अंदर से हम निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी टनल है। अंदर ही सारा गैस, ICT, पावर, पोर्टेबल वाटर, रिसाइकल वाटर सब टोटल अंडरग्राउंड है। और जो ऊपर ये स्ट्रीट पोल लग रहे हैं, दिख रहे हैं, इसमें सर हर स्ट्रीट पोल के ऊपर राउटर लगा हुआ है। हर 20-20 फीट पे राउटर है। मतलब पूरी की पूरी जो सिटी है वो वाईफाई सिटी है। अगर वहाँ पे कोई पानी का पाइप भी लीकेज हो गया तो हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बैठे बैठे ही गवर्नमेंट को सब पता लग जाएगा कि वहाँ पे पानी की पाइप लीकेज हो गई है, तो वो आएंगे और ठीक करके वापस चले जाएंगे। इतनी एडवांस सिटी यहाँ पे गवर्नमेंट बना करके दे रही है। कामकाज उसका चालू है। आप 22.54 स्क्वायर किलोमीटर में सारी फैसिलिटी बन चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। 2016 के पहले तो हम बोलते थे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, रोडें बनेगी, सब कुछ बनेगा, लेकिन आज हम आपको ये दिखा सकते हैं कि बन रहा है। आप अपनी आंखों से जाकर के देख सकते हो। सही है ना। ये हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो कि कोई यहाँ पे कंपनी आई और कंपनी आने के बाद में यहाँ पे इतना उसका रिटर्न मिला है या फिर एप्रिसिएशन हुआ है। तो हमने ये केस स्टडी की थी 2020-21 में। ये 20-21 की बात है। टाटा नैनो के बारे में सब जानते हैं। सबसे पहले इसका प्लांट कहाँ था? वेस्ट बंगाल में था, सिंगूर में था। वहां से ये गुजरात में कौन से साल में आई? 2010 में आई थी। उस समय 900 स्क्वायर फीट प्लॉट की रेट, ये 100 स्क्वायर यार्ड है, 100 स्क्वायर यार्ड में 900 स्क्वायर फीट होता है। 900 स्क्वायर फीट प्लॉट की जो रेट थी उस समय
मात्र से मात्र अपने 70 से 80 हजार रुपए उस प्लॉट की रेट हुआ करती थी। ये 2010 की बात है, जहां पे टाटा नैनो का प्लांट आया था, साणंद में आया था, वहां पे उस समय 900 स्क्वायर फीट प्लॉट की जो रेट है वो मात्र और मात्र 70 से 80 हजार रुपए पूरे प्लॉट की रेट हुआ करती थी। 2010 की बात है। इसके बाद टाटा नैनो आई। टाटा नैनो आने के बाद में ये जो हमारा जो केस स्टडी किया हुआ है 2021 में किया हुआ है, वहां पे क्या रेट होनी चाहिए भाई? 10 में आई है, 10 साल हो गए, तो 10 साल में कितना गुना रेट होना चाहिए यहाँ पे बता सकते हैं हम? 2016 में क्या हुआ था हमारे साथ? इंडिया में बहुत बड़ी घटना घटी थी, किसी को याद है? अच्छी बात है, बोलना भी अच्छी बात है। नोटबंदी हुई थी ना 2018 में, जीएसटी, और 19-20 में वर्ल्ड की महामंदी बोल सकते हैं ना। तो हमने मतलब कि वो सारे के सारे दिन देख लिए दुख भरे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रेट होने चाहिए भाई? 2010 में आई थी, तीनों के तीनों जो बड़े बड़ी जो चोटें थी वो हमने खाई है, तो 2020 में यहाँ पे क्या रेट होने चाहिए? डबल होने चाहिए, 3 गुने होने चाहिए, 4 गुने होने चाहिए, बस इतने होंगे वहां पे तो। लेकिन वहीं पे ही उसी प्लॉट की रेट क्या हो गई? 14 से 15 लाख रुपए विद इन 10 ईयर। कितना गुना हो गया? 20 गुना हो गया। मतलब कि कोरोना भी आया था, नोटबंदी भी आई थी, जीएसटी भी लागू हुई थी, उसके बावजूद भी वहां पे कितना रेट हो गया? 20 गुना हो गया 10 साल में। क्या रीजन है? कोई बता सकता है क्या रीजन है कि वहां पे 20 गुना हो गया? तो हम टाटा के प्लांट की बात करते हैं, टाटा नैनो बनाने वाली कंपनी में तो मात्र से मात्र 5000 वर्कर काम करते हैं। तो क्या 5000 लोगों ने वहां पे 20 गुना कर दिया? इसका एक ही रीजन है कि टाटा हो या कोई दूसरी बड़ी कंपनियां हो, सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, नहीं करती ना, टाटा भी नहीं करती है। इसमें लगभग 2860 कंपोनेंट लगते हैं टाटा नैनो बनाने में। कितने? 2860 कंपोनेंट लगते हैं टाटा की ये गाड़ी बनाने में। उसमें टायर, रिम, कलर, नेम प्लेट, ये सब ग्लास वगैरह सब कुछ आ गए। तो सारी चीजें टाटा नहीं बनाती हैं। तो वहां पे लगभग 450 कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने डाल लिया। 450 कंपनियां वहां पे इंडस्ट्रियां लगी जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे डाला, ठीक है ना। अब एक में एवरेज 100 व्यक्ति काम करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई है तो वहां पे काम करने के लिए वर्कर भी आएंगे, तो एक यूनिट में 100 व्यक्ति एवरेज काम करते हैं। तो सर 450 में कितने लोग आ गए? 45,000, 45,000 हो गए ना। और सर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है, तो उन्होंने अपने वेयर हाउस लगा लिए। तो सर ऐसे 600 कंपनियां आई थी जिन्होंने अपना वेयर हाउस लगा लिया। एक वेयर हाउस में एवरेज 50 व्यक्ति काम करते हैं, तो 600 में कितने व्यक्ति काम करेंगे? 30,000। तो 30,000 वेयर हाउस में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 45,000 और इसमें प्लांट टाटा के प्लांट में 5,000। कितने व्यक्ति हो गए टोटल? 80,000। टोटल कितने हो गए? 80,000। 80,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला। प्लांट आया एक और 80,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला। अभी 80,000 लोग हैं वो गुजरात से तो नहीं है ना, ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया से तो एक हमारा जो भारत का नारा है क्या है? हम दो हमारे दो। सही है ना? हम दो हमारे दो। तो कितने व्यक्ति हो गए भाई? सब व्यक्ति अपने फैमिली को लेके जाएंगे। लगभग 3 लाख लोग वहां पे आ गए। अब 3 लाख लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहां पे इनडायरेक्ट जो बिजनेस चालू हो गया। हमें सुबह सुबह क्या चाहिए? दूध चाहिए ना, दूध है, न्यूज़पेपर है, राशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, मतलब सारी चीजें। ऐसे सर देखते देखते वहां पे 10 सालों में 5 लाख लोगों की बस्ती हो गई। कितने की? 5 लाख लोगों की बस्ती हो गई। 5 लाख लोग कहाँ पे रहेंगे? मकानों में। और मकान के लिए क्या चाहिए? जमीन। और इसके लिए वहां पे जमीन की रेट 10 साल में 20 गुना हो गई। ये वो दौर था। अब सपोज दैट कि ये पास्ट का हम एग्जांपल लेकर के अगर आज के दिन अगर हमने यहाँ पे साणंद में अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो क्या 10 साल में 20 गुना होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सर हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, तो वहां का वो सैचुरेशन पॉइंट जा चुका है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
1 रुपए का 10 रुपए होता है तो कितना गुना हुआ? 1 रुपए का अगर 10 रुपए होता तो कितना गुना हुआ? 10 गुना हुआ ना। और 10 रुपए का अगर 100 रुपए होता है तो वो कितना गुना होगा? वो भी 10 गुना। पहले कौन सा होगा? 1 रुपए का 10 रुपए, ठीक है ना, वो पहले होगा। तो यही चीजें हैं कि आज अगर हम धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां का जो लैंड की जो कॉस्ट है वो 1 से 10 रुपए के बीच में फ्लक्चुएशन कर रही है। लेकिन जिस दिन अगर 10 रुपए हो गया तो उसका 100 रुपए होते हुए बहुत टाइम लगेगा। यही है कि कहीं पे भी अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वहां पे जो स्टार्टिंग में जो प्लानिंग फेज होता है, प्लानिंग फेज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपका जो 10 टाइम्स है वो विद इन फ्यू इयर्स में हो जाएगा, मतलब 5 साल 10 साल में आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे 10 टाइम्स हो चुका है तो उसके बाद में तो प्लस में होगा, फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर प्लस में होगा, फिर 10 रुपए का फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा। यानी कि उसको वैसे 9 साइकिल से गुजरना पड़ेगा उसको 10 टाइम्स होने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो यही चीजें हैं सर। ऐसी जो सिटी है, धोलेरा जैसी सिटी है, वो इंडिया में दोबारा बनने वाली है नहीं। ऐसा ही है क्योंकि 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ढूंढने से ही नहीं मिलेगा, सिंगापुर से 1.5 गुना है। तो ये तो सारी चीजें मैंने आपको धोलेरा के बारे में बताई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने एक लैंड परचेज किया, एक अमाउंट आप लोग डिसाइड कर लीजिए। एक जमीन अगर आप खरीदते हो तो सबसे मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए? एक ग्रीनफील्ड प्लैटिनम रेटेड स्मार्ट सिटी जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी बनने जा रहा है अगले 10 साल में, अगर वहां पर एक जमीन हम खरीदेंगे तो आज के डेट में कितना एक रेट होना चाहिए, मिनिमम रेट? अगर भुवनेश्वर में लेंगे तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इससे तो कम नहीं मिलेगा। तो अगर स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो तो क्या क्या रेट्स होने चाहिए? एक अंदाजा, एनीवन विथ एनी फिगर? कुछ भी आप डिसाइड कर लो, द फिगर व्हाटएवर यू वांट टू डिसाइड। कंपनी उस फिगर के ऊपर आपको लैंड डे 1 से रजिस्ट्री कर देने के बाद आपको प्लॉट का अमाउंट के ऊपर, यानी जो प्लॉट का अमाउंट है, रजिस्ट्री अमाउंट नहीं बात कर रहा हूं मैं, प्लॉट का अमाउंट है, उस प्लॉट के अमाउंट के ऊपर एक प्रमोशनल ऑफर, बिजनेस प्रमोशनल इंसेंटिव वो आपको दे रही है 1.5% का हर मंथ अप टू 3 इयर्स। यानी आपका लैंड आपके नाम पे ऑलरेडी रजिस्ट्री हो चुका है, आपका पोजीशन आपके हाथ में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डे 1 से पोजीशन है, वो सबसे बेस्ट खासियत है कि आपको पोजीशन भी मिल रहा है। पोजीशन आपका, रजिस्ट्री आपकी, म्यूटेशन आपकी, उसके बाद आपके लैंड के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1.5%, यानी अगर आप 10 लाख का इन्वेस्ट किए हो तो मंथली आपको 15,000 रुपए का रिटर्न भी कंपनी एज बिजनेस प्रमोशन इंसेंटिव दे रही है अप टू 36 मंथ्स। यानी 54% तो आपको रिटर्न कंपनी 3 साल में ऐसे ही दे रही है। मैं 1.5 साल से रिटर्न ले रहा हूं, और मैं जब लिया था तब कंपनी का ऑफर था 1.5% फॉर 5 इयर्स, यानी लगभग मेरे को 18 into 5 90% का रिटर्न मिल जाएगा जब मेरा एग्जिट का मैं सोचूंगा। और कंपनी का सिस्टम भी ऐसा है, कंपनी डे 1 से आपको ऑफर कर रही है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कुछ भी है, कंपनी बायबैक ऑफर डे 1 से आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप ये 1.5% मत लो, डे 1 से आप बायबैक ले लो। कंपनी 5 साल में आपको डबल रेट में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल में आपको डबल दे देगी। तो कंपनी इतना सॉलिड तरीके से ये सिस्टम डेवलप की है, इतने अच्छे तरीके से ये प्लान डेवलप की है कि कोई भी इन्वेस्टर ही विल बी मोर देन सैटिस्फाइड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। एंड जो ग्रोथ रेट अभी तक का हमने देखा है, ईयर वाइज अगर आप देखोगे 2015 से लेके 2025 तक, ये है उसका ट्रैजेक्टरी। जो प्राइस था वो शुरू हुआ था समवेयर अराउंड 2600 से स्टार्ट हुआ था, और अभी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 24,000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। सो दिस इज अ वंडरफुल ग्रोथ जो कि आज के डेट में इंडिया में कोई भी सिटी में या कोई भी स्टेट में नहीं मिलेगा। एंड धोलेरा का जो नया हॉरिजॉन्स है उसमें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में धोलेरा में शॉपिंग मॉल्स आ रहे हैं, रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिस स्पेस आ रहे हैं, विलास आ रहे हैं, और ये सब कुछ मेरिक इंफ्राटेक का फ्यूचर प्लानिंग है। तो कंपनी कम से कम 30, 40, 50 साल का प्लान मिनिमम करके चल रही है। एंड नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्लान उन्होंने अपना रेडी करके रखा हुआ है। एंड अभी हमारा जो सूरत में हेड ऑफिस है वो मॉन्टेसा के बिल्डिंग में है। हम लोग अभी रिसेंटली गए थे ओपनिंग में, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेज दैट आई हैव सीन ऑफ रियल एस्टेट। नोएडा में भी इनका ऑफिस है 5th फ्लोर में, अल्फातुम एक्सप्रेसवे में।
भावनगर में भी ऑफिस है, देहरादून में भी ऑफिस है, गुरुग्राम में भी ऑफिस है, अहमदाबाद में ऑफिस है, एंड भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी भुवनेश्वर में भी हम लोग ये ऑफिस करने जा रहे हैं। एंड भुवनेश्वर में विद जेन्युइन चीज हम ये चीज लॉन्च कर रहे हैं, एंड वी आर द फर्स्ट प्रोमोटर्स ऑफ भुवनेश्वर। ये जो आज का प्रोग्राम बनेगा, हम लोग पहले प्रोमोटर्स बनेंगे कोई भी प्रोजेक्ट का। गुजरात में बहुत अच्छा कानून इस चीज से रिलेटेड है, क्योंकि वह सब सारा सिस्टम ऑनलाइन है। एक बार अगर मेरे पास कोई प्लॉट है, मैंने आपके नाम पे वो रजिस्ट्री कर दी, तो मैं उसको सेकंड पर्सन को रजिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही वो प्लॉट नंबर डलेगा, वो मेरा नाम नहीं होगा, वो आपका नाम होगा। तो वो पूछेंगे आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आप कौन हो, आपके नाम के नहीं है, आपकी ये प्रॉपर्टी आपके आधार कार्ड से लेंगे, आपको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके वो रजिस्ट्री होगी। तो यू आर अगेन सेफ। एक लैंड की दूसरी रजिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, जबकि आई थिंक उड़ीसा में भी शायद 2 रजिस्ट्री हो जाती है, दिल्ली में भी हो जाती है, दिल्ली का तो मुझे पता है, गुजरात में पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी सेफ्टी आपकी है। और तीसरा, गुजरात गवर्नमेंट ने कानून पास किया, लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट। वो एक्ट क्या कहता है? गुजरात में अगर आप किसी के लैंड को कैप्चर कर लेते हो, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हो, तो वहाँ लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से 10 साल की मिनिमम सजा मिलती है। आपको प्रूव करना है आपका टाइटल प्रूव होएगा बहुत आसानी से रजिस्ट्री से, क्योंकि दूसरी पॉसिबल नहीं है। दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई किसी के लैंड को कैप्चर कर ले, तो सिविल केसेस में हमें जाना पड़ता है। हम कोर्ट में जाएंगे, आराम से 10 साल केस करेंगे, जमीन किसकी, टाइटल किसका, उसके बाद उसकी अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 25 साल निकल जाते हैं। तो लोग बहुत डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। गुजरात ने इस चीज को समझा और वहाँ पे लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट एप्लीकेबल किया, जो आज के डेट में इंडिया के कुछ और स्टेट्स में भी एप्लीकेबल हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश में भी सीएम चंद्रबाबू नायडू जो सरकार है उसने भी एप्लीकेबल किया है। तो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है गुजरात में। आप 100% सेफ हो, इन्वेस्टमेंट आप वहाँ करते हो तो आपकी लैंड 100% सेफ है। जब अमेरिकन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो प्रोमिसेस उन्होंने किए वो फुलफिल किए हैं, ये उनकी स्पेशलिटी है। और उसी का परिणाम है कि इतने सारे अवार्ड अमेरिकन प्रोडक्ट को मिले, जिसमें से मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जिसमें से नवरत्न अवार्ड, यानी गुजरात की जो टॉप 9 कंपनीज है उसमें से एक है अमेरिकन प्रोडक्ट, और ये उनके डेडिकेशन और मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड, क्योंकि इतना अच्छा काम लोग 2012 से कर रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट, तो प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड भी मिला। हमने अब तक जो काम किया है 2012 से और 2025 आ गया, हमने सिर्फ धौलारा में ही काम किया है, और धौलारा में लगभग 16 प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। मयूर एन्क्लेव 4, ये भी हमारा करंट प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, हालांकि ये भी 80% से ज़्यादा सोल्ड आउट हो चुका है। और ये स्पेशलिटी इस बात की है कि 1 महीने पहले ये लॉन्च हुआ था, और विद इन अ मंथ ये 80% से ज़्यादा सोल्ड आउट हो गया। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो लोग इस बात को जानते हैं बेहतर तरीके से। मयूर ग्रीन्स 2, इसके बारे में, ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएंगे आपके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में। धौलारा के बारे में भी सर इंट्रोड्यूस करेंगे आपको कि क्या है धौलारा में क्या काम अब तक हुआ है, धौलारा में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई ओवर टू राजीव जी। राजीव सर। थैंक यू सर, जोरदार तालियों में